नमस्कार। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस खास चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो पिछली बार हमने आर्थिक विकास को पहले कर्तव्य के रूप में देखा था। आज हम उसी विकास की नींव मतलब उसके हार्डवेयर पर गहराई से बात करेंगे। हार्डवेयर, बिल्कुल सही शब्द पकड़ा आपने। हम बात कर रहे हैं उन ठोस चीजों की जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। फैक्ट्रियां, सड़कें। हाँ, बंदरगाह, वो ढांचा जिसके बिना आप कह सकते हैं कोई भी अर्थव्यवस्था बस कागज पर ही रह जाएगी। बिल्कुल। और हमारे स्रोतों के मुताबिक इस बजट में 3 बड़े हार्डवेयर पर फोकस है। एक तो रणनीतिक विनिर्माण, फिर एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो 3 स्तंभ हैं जिन पर भारत की आर्थिक वृद्धि की इमारत खड़ी करने की बात हो रही है, और ये सीधे सीधे जीएस पेपर 3 के कोर एरिया से जुड़ते हैं। और इन्हें अलग अलग देखना एक गलती होगी। ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को हजारों छोटे एमएसएमई से सप्लाई चाहिए होती हैं, और इन दोनों को ही चलने के लिए वर्ल्ड क्लास सड़कें और बंदरगाह चाहिए। ये एक पूरी चेन है। तो चलिए इसी चेन की पहली कड़ी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन घोषणाओं का ज़मीनी मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग की। बजट में कुछ बड़े भविष्यवादी नाम सामने आए हैं, जैसे बायोफार्मा शक्ति और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के टाइटल जैसे लगते हैं ना? लगते तो हैं, लेकिन असल में ये भारत की औद्योगिक नीति का भविष्य है। तो आखिर ये बायोफार्मा शक्ति है क्या? देखिए, यहाँ मुद्दा सिर्फ दवाइयाँ बनाने का नहीं है, बल्कि सही तरह की दवाइयाँ बनाने और उसमें आत्मनिर्भर होने का है। बायोफार्मा शक्ति इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका पूरा नाम है स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ताकत जेनेरिक दवाओं में रही है, जो मतलब केमिकल बेस्ड होती हैं। अब भारत में बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। अब हमें संक्रामक बीमारियों से ज्यादा खतरा है गैर संचारी रोगों से। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हाँ, जैसे डायबिटीज, कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इनके इलाज के लिए पारंपरिक केमिकल दवाओं की जगह बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाएं ज्यादा असरदार होती हैं। अच्छा, तो ये योजना इन नई कॉम्प्लेक्स दवाओं के घरेलू उत्पादन पर केंद्रित है? बिल्कुल। लक्ष्य है भारत को एक ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और इसके लिए अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट रखा गया है। इसके तहत 3 नए राष्ट्रीय दवा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी नाइपर्स खोले जाएंगे, और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। और साथ ही देश में क्लिनिकल ट्रायल्स को बढ़ावा देने के लिए 1,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क भी बनेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, सिर्फ नाइपर्स जैसे संस्थान बनाने से हम ग्लोबल लीडर बन जाएंगे? वो जो रिसर्च को लैब से फैक्ट्री तक ले जाने की वैली ऑफ डेथ है, जहाँ ज्यादातर अच्छी रिसर्च दम तोड़ देती है, उसे पार करने के लिए इस योजना में क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी वैली ऑफ डेथ को पाटने के लिए ही ये योजना बनाई गई है। ये सिर्फ एकेडमिक रिसर्च पर नहीं रुकती। इसमें इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप, क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनाना और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को आसान करना भी शामिल है। इसका मकसद एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, जहां एक आइडिया तेजी से लैब से निकलकर मरीज तक पहुंच सके। समझ गए। तो ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने का नहीं, बल्कि ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट है। अब आते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी तकनीकी लड़ाई पर, चिप वॉर। इसमें भारत का अगला कदम क्या है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में नया क्या है? मिशन 1.0 जो था वो क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित था, मतलब भारत में चिप बनाने की पहली ईंट रखने पर। आईएसएम 2.0 का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब जोर सिर्फ चिप बनाने पर नहीं है, बल्कि चिप बनाने वाले उपकरण और मटेरियल के उत्पादन पर भी है। मतलब हम सिर्फ एक असेंबली लाइन नहीं बनना चाहते, हम वो मशीनें भी बनाना चाहते हैं जो उस असेंबली लाइन को चलाती हैं। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है फुल स्टैक इंडियन आईपी डिजाइन करना। आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि चिप के डिजाइन से लेकर उसके निर्माण तक पूरी प्रक्रिया में भारतीय बौद्धिक संपदा का विकास हो। और ये तकनीक के स्वदेशीकरण मतलब इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जीएस पेपर 3 का सीधा टॉपिक। हाँ, ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि डिजाइन एंड मेक इन इंडिया है। और इसी से जुड़ी एक और बात मैंने स्रोतों में पढ़ी, सप्लाई चेन को सुरक्षित करना, जिसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर और केमिकल पार्क का जिक्र है। ये क्यों इतने जरूरी हैं? ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है।
देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो 17 खनिज हैं जो आज की हाईटेक दुनिया की एक तरह से जान है। आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर लड़ाकू विमान के इंजन और मिसाइल सिस्टम तक हर चीज में इनका इस्तेमाल होता है। और इन पर अभी चीन जैसे कुछ ही देशों का दबदबा है जो इसे एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए सप्लाई चेन को डी रिस्क करना जरूरी है। तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। इनमें माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को एक ही जगह पर बढ़ावा दिया जाएगा। और केमिकल पार्क। इसी तरह केमिकल सेक्टर में हम बहुत से बेसिक केमिकल्स के लिए आयात पर निर्भर हैं। इस निर्भरता को कम करने के लिए 3 नए प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, जहां कंपनियों को जमीन से लेकर क्लियरेंस तक सब कुछ तैयार मिलेगा। तो एक तरफ तो सरकार चिप्स और बायोफार्मा जैसी बड़ी और जटिल इंडस्ट्रीज पर दांव लगा रही है, लेकिन इन विशालकाय पेड़ों के नीचे एक पूरा जंगल होता है छोटे छोटे पौधों का, यानी एमएसएमईज का। क्या ये बड़ी योजनाएं इनके बिना सफल हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। एमएसएमईज तो इस पूरे सिस्टम की नसें हैं। बड़ी कंपनियां तो सिर्फ कंकाल बना सकती हैं, उनमें खून तो एमएसएमई ही दौड़ाते हैं। इसीलिए बजट का दूसरा बड़ा फोकस इन्हीं पर है। इनके लिए मंत्र है क्रेडिट और कंप्लायंस। चलिए इसे समझते हैं। छोटी व्यवसायों को फ्यूचर चैंपियंस बनाने की क्या योजना है? इसके लिए सरकार इस समस्या को 3 तरफ से घेर रही है: इक्विटी सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट और प्रोफेशनल सपोर्ट। इक्विटी सपोर्ट से शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें बिजनेस में हिस्सेदारी के बदले पैसा मिलेगा, लोन नहीं। हाँ, और ये छोटे व्यवसायों के लिए बहुत जरूरी है जो शुरुआत में लोन का बोझ नहीं उठा सकते। इसके लिए 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला, फ्यूचर चैंपियंस बनाने के लिए 10,000 करोड़ का एक समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड शुरू किया गया है। अच्छा। यह उन एमएसएमईज को स्केल अप करने में मदद करेगा जिनमें ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट करने की क्षमता है। दूसरा, 2021 में शुरू हुए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि डाली गई है ताकि छोटे उद्यमों तक रिस्क कैपिटल पहुंच सके। ये तो हो गई आगे बढ़ने के लिए पूंजी की बात, लेकिन एमएसएमईज की एक बहुत पुरानी और जमीनी समस्या है पेमेंट में देरी। बड़ी कंपनियां और सरकारी विभाग उनका पैसा महीनों तक रोक कर रखते हैं। इससे उनका पूरा कैश फ्लो बिगड़ जाता है। लिक्विडिटी के लिए क्या हो रहा है? ये एमएसएमईज की सबसे बड़ी दुखती रग है और इसका मुख्य समाधान टीआरडीएस यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के विस्तार में खोजा जा रहा है। टीआरडीएस ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना? जी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां एमएसएमईज अपने बिलों को, जिन्हें बड़ी कंपनियों ने मंजूर कर लिया है, किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी को बेचकर तुरंत पैसा पा सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या छोटे शहरों के एमएसएमईज इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं? अडॉप्शन एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? चुनौती तो है, लेकिन सरकार इसे अनिवार्य बनाकर अडॉप्शन को बढ़ावा दे रही है। इसे प्रभावी बनाने के लिए 4 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला, सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी सीपीएसईज के लिए एमएसएमईज से की गई सभी खरीदारियों का पेमेंट ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के जरिए करना अनिवार्य होगा। अच्छा, तो जब सरकार खुद ऐसा करेगी तो प्राइवेट सेक्टर पर भी दबाव बनेगा? बिल्कुल। दूसरा, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए सीजीटीएमएससी के माध्यम से क्रेडिट गारंटी दी जाएगी ताकि बैंकों को पैसा डूबने का डर ना हो। ये तो सिस्टम में भरोसा बढ़ाने वाले कदम है। हाँ, तीसरा कदम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को ट्रेड से जोड़ा जाएगा। इससे फाइनेंसर्स को सरकारी खरीद की पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे सस्ता और तेज फाइनेंस संभव होगा। और चौथा, TREDS रिसीवेबल्स को एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज के रूप में पेश किया जाएगा। तो असल में सरकार यहां साहूकार की भूमिका से हटकर एक मार्केट मेकर की भूमिका में आ रही है। यह सिर्फ एमएसएमईज को पैसा नहीं दे रही, बल्कि उनके पैसों के फ्लो को एक एसेट बना रही है जिसे बाजार में ट्रेड किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये वाकई एक गहरा बदलाव है। अब तीसरे सपोर्ट पर आते हैं, प्रोफेशनल सपोर्ट। इसमें एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट मित्र। ये क्या है? सुनने में तो किसी सुपर हीरो जैसा लगता है जो छोटे बिजनेस को बचाता है। आप इसे कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। सोचिए, बरेली में कोई छोटा कारीगर है जो बहुत अच्छा सामान बनाता है, लेकिन जीएसटी फाइलिंग या कंपनी रजिस्ट्रेशन के नाम से ही घबरा जाता है। कॉर्पोरेट मित्र उसी के लिए है। सरकार आईसीएआई, आईसीएसआई जैसी पेशेवर संस्थाओं को कॉर्पोरेट मित्र का एक कैडर विकसित करने में मदद करेगी। तो ये पैरा प्रोफेशनल्स होंगे? हाँ,
खास तौर पर प्रशिक्षित पैरा प्रोफेशनल्स। इनका लक्ष्य विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में एमएसएमईज को सस्ती दरों पर कंप्लायंस मतलब कानूनी और टैक्स से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना होगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, एक स्थानीय सलाहकार जो इन झंझटों से मुक्त करे, ताकि वो अपने असल काम पर ध्यान दे सकें। तो हमारे पास भविष्य की इंडस्ट्रीज है और उन्हें सपोर्ट करने वाली एमएसएमईज की एक मजबूत फौज। अब बात करते हैं उस जमीन की, उस कैनवस की, जिस पर यह पूरी तस्वीर बनाई जाएगी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों की भूमिका आती है। बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव दिख रहा है। अब फोकस सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे बड़े महानगरों पर नहीं है। अब 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों को नए ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने पर जोर है। इन्हें सिटी इकोनॉमिक रीजन्स कहा जा रहा है। और इन नए ग्रोथ हब्स को आपस में और बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी चाहिए होगी। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी घोषणा ग्रोथ कनेक्टर्स यानी 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की है। ये कौन से हैं और इनकी रणनीति क्या है? ये 7 कॉरिडोर्स देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़कर एक तरह का इकोनॉमिक ग्रिड बनाएंगे। ये हैं, पहला मुंबई पुणे, दूसरा पुणे हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद बेंगलुरु, चौथा हैदराबाद चेन्नई, पांचवां चेन्नई बेंगलुरु, छठा दिल्ली वाराणसी और सातवां वाराणसी सिलीगुड़ी। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये देश के दक्षिणी और उत्तरी औद्योगिक क्षेत्रों को एक हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, कल्पना कीजिए कि पुणे में बनी कोई चीज कुछ ही घंटों में हैदराबाद के बाजार में पहुंच सकती है। ये तो देश के औद्योगिक नक्शे को पूरी तरह बदल देगा। रेल के अलावा जलमार्गों पर भी काफी जोर दिया गया है, जो कि एक कम चर्चित लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हाँ, क्योंकि ये माल ढुलाई का सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिहाज से सबसे टिकाऊ तरीका है। 1 टन माल को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च रेल से करीब ₹1.41 और सड़क से ₹2.58 आता है, जबकि जलमार्ग से ये सिर्फ ₹1.06 है। इतना बड़ा अंतर? हाँ, इसीलिए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका कोई जमीनी उदाहरण है जो इसके असर को समझा सके? एक बहुत अच्छा उदाहरण है उड़ीसा में NW5। ये जलमार्ग तलचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों को सीधे पारादीप और धामरा जैसे बड़े बंदरगाहों से जोड़ेगा। सोचिए, कोयले और दूसरे खनिजों की ढुलाई जो अभी ट्रकों और ट्रेनों से होती है, वो सीधे जहाजों से हो पाएगी। इससे तो लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी कमी आएगी। बिल्कुल। और एक नई पहल भी है शिप रिपेयर इकोसिस्टम की। ये क्या है? ये बहुत ही स्पेसिफिक लग रहा है। यह एक बहुत ही रोचक और दूर की सोच वाली पहल है। अब तक अंतर्देशीय जहाजों की मरम्मत के लिए संगठित सुविधाएं नहीं थी। अब वाराणसी और पटना में, जो गंगा नदी पर प्रमुख केंद्र हैं, अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा। मतलब जहाजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक पूरा सिस्टम। जी, इससे न सिर्फ जहाजों का डाउन टाइम कम होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर कुशल रोजगार भी पैदा होगा। यह दिखाता है कि अब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करने वाले पूरे इकोसिस्टम पर ध्यान दिया जा रहा है। और इन सब कदमों का अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बड़ा है। 2047 तक माल ढुलाई में अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को मौजूदा 6% से बढ़ाकर 12% करना है। यानी दोगुना करना। हाँ, यह एक बड़ा मॉडल शिफ्ट होगा। मतलब माल सड़क से हटकर पानी पर आएगा। इससे न सिर्फ लागत घटेगी, बल्कि प्रदूषण और सड़कों पर भीड़ भी कम होगी। ये सब यूपीएससी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। शहरीकरण जीएस पेपर 1 का हिस्सा है और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रेलवे, पोर्ट्स और जल मार्ग आते हैं, वो जीएस पेपर 3 का एक कोर टॉपिक है। हाँ, और इनसे जुड़े सवाल आने की पूरी संभावना है, खासकर मॉडल शिफ्ट और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को लेकर। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट अर्थव्यवस्था के हार्डवेयर को बनाने का एक महत्वाकांक्षी खाका पेश करता है। भविष्य की फैक्ट्रियां, उन्हें सपोर्ट करने वाले छोटे व्यवसाय और इन सबको जोड़ने वाला एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये एक ऐसी नींव है जिस पर आने वाले दशकों की आर्थिक इमारत खड़ी होगी। बिल्कुल सही कहा। भारत हार्ड एसेट बना रहा है, लेकिन इन शानदार फैक्ट्रियों, तेज रफ्तार ट्रेनों और आधुनिक बंदरगाहों को चलाएगा कौन? इन मशीनों को चलाने के लिए दिमाग और हाथ कहाँ से आएंगे? हमारी अगली चर्चा इसी सबसे बड़े सवाल पर होगी। हमारे साथ भाग 3 में ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी पर इस गहरी पड़ताल में शामिल हों।